हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण। और इस चैप्टर के आज हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 17 पुरानी बुक के हिसाब से ये एग्जाम्पल 17 है, जो कि पेज नंबर 99 में है। और नई बुक में भी ऐसा ही डायग्राम बना हुआ होगा, आप वो क्वेश्चन वहाँ से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है ज़रा एक बार पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे हम। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे तब फिर इस चीज़ को आगे करेंगे। तो पहले तो एक वृत्ताकार पार्क के बारे में बात किया है, तो हम एक वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं। यहाँ पर यह हमने वृत्ताकार पार्क बना लिया, ये इसका केंद्र है। ठीक हो गया। अब क्या कहा है कि 13 मीटर व्यास वाले। अब ये 13 मीटर व्यास का मतलब ये है कि ये जो पार्क है इसको कहते हैं व्यास, ठीक है, इंग्लिश में डायमीटर। तो इस वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, ये जो दिख रहा है इसको परिसीमा कहते हैं, बाउंड्री को, ठीक है। परिसीमा के एक बिंदु पर, तो कोई भी एक बिंदु सेलेक्ट कर लो, मैं ये बिंदु सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बिंदु पर एक खंभा गाड़ देना है, तो गाड़ दिया। अब खंभा यहाँ पर डायग्राम में बना नहीं सकता, तो सिर्फ बिंदु से मैंने खंभा दिखा दिया। अब कहा है कि इस प्रकार गाड़ना है कि इस बिंदु के एक व्यास, अब हमें क्या करना है पड़ेगा, इस बिंदु का इस पार्क का एक व्यास बनाना पड़ेगा। पहले व्यास बना लेते हैं, ये हमने व्यास बना लिया। और इस व्यास के ये दो हैं अंत बिंदु, लास्ट बिंदु, अंत बिंदु। इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं, ये रहा व्यास, ये रहे इसके दो बिंदुओं पर बने फाटकों। इसका मतलब एक फाटक यहाँ बना है जिसका नाम आपको क्या रखना है, ए रखना है। एक फाटक यहाँ बना है जिसका नाम क्या रखना है, बी रखना है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कहा है कि इन बिंदुओं पे बने फाटकों ए और बी से, तो इन दोनों बिंदुओं से आगे क्या कहा है, खंभा यहाँ पर है, यहाँ पर फाटक है और खंभा यहाँ है। तो इन दोनों बिंदुओं से इस खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। इसका मतलब क्या है, उसके लिए आपको इसको जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से भी इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको P मान लेता हूँ मैं। तो अब आपके पास एक दूरी ये आ गई, एक दूरी ये आ गई। तो तुमसे कहा है कि इन दोनों दूरियों का अंतर जो है वो कितना है, 7 मीटर। मतलब कि अगर तुम AP में से, इस AP में से इस BP को माइनस करोगे तो वो 7 मीटर के बराबर होगा। तो इन दोनों फाटकों से इस खंभे की दूरियों का अंतर, खंभे की दूरियों का अंतर मतलब इन दोनों दूरियों को माइनस करो और वो 7 मीटर के बराबर है। ये समझ में आ गया। साथ ही साथ हमें जो ये व्यास है ये कितना दे रखा है, ये 13 मीटर दे रखा है। अब इन्होंने क्या कहा है, क्या ऐसा करना संभव है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, ये जो वृत्ताकार पथ है इसमें ये व्यास है और ये अब तुम्हारे पास एक त्रिभुज बन गया है। ध्यान रखें, इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है, ऐसा हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी सर्कल, किसी वृत्त में आप व्यास बनाते हो और व्यास के आखिरी के जो बिंदु होते हैं उन दोनों बिंदुओं को वृत्त के किसी परिसीमा पे जोड़ देते हो तो वो कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। यहाँ से इसको और यहाँ से इसको जोड़ोगे तो ये भी 90 होगा, यहाँ से इसको करोगे तो ये भी 90 होगा। तो ये भी क्या आ गया आपका, 90। तो अब आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मिल गया है। और जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पाइथागोरस प्रमेय आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है अगर ये कर्ण है तो ये कर्ण है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ, आधार, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पर लंब।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? वो कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है किसका? कर्ण का स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक? अभी तो सिर्फ हम समीकरण बना रहे हैं। अब आपको आगे क्या करना है? अब यहाँ पर देखें, ये जो त्रिभुज है इसमें इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेते हैं, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्ण। तो अब आप देख सकते हो आपके पास जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 13। तो हम कर्ण की जगह क्या रखेंगे? 13। तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। आधार, इसको मैंने आधार माना है पर इसकी लंबाई दे नहीं रखी है तो इसका नाम ही लिख लेता हूँ। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया बीपी स्क्वायर प्लस लंब, ये लंब है, इसकी लंबाई भी नहीं दे रखी है तो इसी का नाम लिख लेता हूँ मैं एपी स्क्वायर। तो आप देखें हमारे पास ये बन चुका है कुछ ऐसा। वापस आप ऊपर जाएं और इसको देखें, हमने ये जो यहाँ पर एक समीकरण बना रखा है, यहाँ से मैं एपी का मान निकाल लेता हूँ। एपी का मान कैसे निकलेगा? उसके लिए बीपी को वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो एपी किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 माइनस बीपी, जब वहाँ चला जाएगा तो प्लस बीपी आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर जो एपी है उसका मान मिल गया पर बीपी का मान नहीं मिला, तो इसको ऐसे ही उतार देता हूँ। बीपी स्क्वायर प्लस एपी का मान कितना मिल गया हमें? 7 प्लस बीपी। कितना मिला है? 7 प्लस बीपी, और ये स्क्वायर है और यहाँ पर 13 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे हल करें तो मैं क्या कर लेता हूँ? बीपी को x नाम दे देता हूँ। बीपी को क्या नाम दे दिया मैंने? x। इससे हमें हल करने में आसानी होगी। बीपी को मैंने x नाम दे दिया। तो ये तो हो गया x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब इसको हल करते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी लगाते हैं। तो उसके लिए पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस फिर x का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x, और दूसरी तरफ 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों 2x स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस इनको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया? 14x आ गया। और दूसरी तरफ क्या है आपके पास? 169। 2x स्क्वायर का 2x रहने दो, फिर इसको लिख लेता हूँ मैं प्लस 14x, फिर इसको लिख लेता हूँ प्लस 49, और इक्वल टू है मेरे पास 169। इसको यहाँ लेके आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, 49 माइनस 169 होता है माइनस 120 इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए मैं सबको 2 से भाग कर देता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर के आगे 2 है। इसको भी 2 से भाग कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो, इसको भी, सबको करना पड़ता है, एक दो को नहीं, सबको करना पड़ता है। तो ऐसा करने पर क्या होगा? ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो अब आप देखें हमारे पास जो समीकरण बन गया वो बना एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हल करना है, और हल करने के लिए हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि क्या ऐसा करना संभव है? इसका सीधा सा मतलब है पहले ये जो द्विघात समीकरण है इसका विविधकर निकालना पड़ेगा। विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण में से a b c निकालना पड़ेगा।
ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। ए कहाँ से मिलता है हमें? ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे का जो नंबर होता है वो ए होता है। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर लिखा नहीं है तो इसका मतलब 1 है। बी कहाँ से मिलता है? एक्स का जो गुणांक है वो आपका बी होता है जो कि यहाँ पर 7 है। सी कहाँ से मिलता है? जो आखिरी वाले नंबर होता है, इसका साइन भी साथ में रखोगे तो -60 हो गया। अब इन सभी मानों को इस विविधकर वाले फॉर्मूले में रखना है, डी वाले फॉर्मूले में रखना है। तो d बराबर b की जगह हमें रखना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, -4 यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई a की जगह रखेंगे 1, मल्टीप्लाई c की जगह रखेंगे -60। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इन सबको गुणा करना है, पर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों माइनस कट जाएंगे तो आंसर प्लस में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 240 और इन दोनों को ऐड करो तो 289। तो बच्चों हमें यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर विविधकर कैसा मिल गया? धनात्मक मिल गया। तो विविधकर धनात्मक मिलने का सीधा मतलब ये होता है कि ये जो द्विघात समीकरण आपके पास है इसका मूल संभव है, इसका मूल बनाया जा सकता है, इसका मूल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो धनात्मक होने का सीधा मतलब है कि जो स्थिति ऊपर दे रखी है वो स्थिति संभव है। लिखा है ना, क्या ऐसा संभव है? तो हम लिखेंगे हाँ ऐसा संभव है। तो ये हमारे पास यहाँ तक विविधकर निकल गया। तो जैसे ही विविधकर आपका धनात्मक निकल जाता है हमें अब x का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस समीकरण में x है और x का मान जब आप निकालेंगे तभी यह प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब x का मान निकालने के लिए आपको द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं द्विघाती सूत्र। तो बच्चों ये हमने द्विघाती सूत्र का यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया। अब इसकी मदद से हमें x का मान निकालना है। अभी मैंने आपको a बताया था, a कितना है, b कितना है, c कितना है और d हमने निकाल लिया था। तो इन सब के मान को यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू क्या है ये? -b कितना है हमारे पास? 7 प्लस माइनस √d, d कितना है हमारे पास? 289 और बट्टे में हम क्या लिखेंगे? ये है 2a का मतलब होता है 2 × a। ये समझ में आ गया होगा आपको। a का मान तो आपको रखना ही पड़ता 1। अब ऊपर हम हल करेंगे तो ऊपर होगा x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, आपको बच्चों पहले से पता होना चाहिए कि जो 289 है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289 की जगह मैं लिख लेता हूँ 17 का स्क्वायर और नीचे 2 × 2 हो गया। स्क्वायर से बच्चों रूट हट गया तो x किसके बराबर आ गया? देखिए -7 आया प्लस माइनस आया, रूट तो हट चुका है तो सिर्फ क्या बचा? 17 और डिवाइड में कितना बचा? 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हल करेंगे आगे, तो मैं इसको दोबारा उतार लेता हूँ। यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्या आया था? अभी मैंने क्या निकाल के दिया था आपको? x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 17/2। यहाँ से इसको दो अलग अलग हिस्से कर लो। एक हिस्सा हो जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस 17/2 और दूसरा हिस्सा कर लोगे x इक्वल टू -7 माइनस 17/2। x इक्वल टू -7 प्लस 17 होता है बच्चों 10, तो ये 10/2 हो गया। x इक्वल टू -7 माइनस 17 हो गया -24/2। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ गया, तो x का मान 5 आ गया यहाँ पर। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 12 आएगा और -7 में है। अब ये आंसर माइनस में आ रखा है, ये आंसर प्लस में है। तो बच्चों ये आंसर माइनस में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको याद हो x जो है वो भुजा है, उस त्रिभुज की क्या है? भुजा है, और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। x जो है 5, यही आंसर हमारा पॉसिबल है। तो चले वापस क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास x का मान 5 आ चुका है। तो मैंने पीछे बता दिया था कि x का मान हमारे पास कितना आ चुका है बच्चों? 5 आ चुका है। तो हमारे पास ये भुजा तो 13 है, ये भुजा हमने निकाल ली 5, अब सिर्फ ये भुजा रह गई है। इसका मान कहाँ से निकालेंगे? ये देखो यहाँ से निकालेंगे।
तो ए पी किसके बराबर है 7 प्लस बी पी अभी मैंने कितना निकाल लिया 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 12। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।